कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना के केसेस लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस घातक महामारी से अभी भी आप नहीं बच सकते हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसके लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत काबुल में मचे मौत के तांडव से करते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए, जिसमें अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर मौत का तांडव देखने को मिला था, लेकिन आज जो तस्वीरें आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए आत्मघाती धमाकों के बाद भी लोग एयरपोर्ट के बाहर जुटे रहे। तालिबान का खौफ इतना कि लोग किसी भी कीमत पर काबुल से बाहर किसी दूसरे देश में पनाह लेना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग जुटे हुए हैं। ये लोग एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर खड़े दिखाई दिए। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए आप, कल की तस्वीर है जब ये बम धमाका हुआ, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मचा, अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश यहां पर की गई थी। और आज की तस्वीर देखिए, आज भी लोग डटे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए ये हजारों लोग नजर आ रहे हैं। भले ही उन पर हमला हो रहा हो, लेकिन ये डटे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर इस उम्मीद के साथ कि यहां से वो निकल जाए। और इस वक्त पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार ने जो साफ कर दिया है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम अपनाएंगे, तो भारत सरकार के इस पहल को, इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई स्वतः निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है। अपने आप को कहाँ ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया भारत सरकार ने कि इसके अलावा और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि जो भी आपने दिखाया अभी और जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उससे बहुत अत्यंत दुख होता है। लेकिन क्या हम ये जानते नहीं थे? क्या इतने दिन से हमने अफ़गानिस्तान में जाकर विकास का काम किया, अफ़गानिस्तान में जाकर हमने स्कूल कॉलेज बनवाए, अफ़गानिस्तान में हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ सलमा डैम बनवाया, वहाँ पर बिजली के तार लगवाए। क्या हम जानते नहीं थे कि अगर इस समय जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, जो जैसी भी बनी है, वो चरमरा जाएगी अगर इनको हम लोगों ने, सब ने इनका साथ नहीं दिया और इनके साथ नहीं खड़े रहे। तो जहाँ हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, वहाँ कुछ हमारा अधिकार था अमेरिका पर कि अमेरिका कुछ तो हमें बताता, कुछ तो समझाता, कुछ तो हमारा परामर्श लेता, कुछ तो हमारी बात समझने की कोशिश करता। और एक व्यवस्था पूर्ण अगर वहाँ से विड्रॉल होता, कब होता, कैसे होता, इस पर सब पे चर्चा होनी चाहिए थी। क्या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया? सच्ची बात यह है कि अभी तो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके सामने रखे हैं, उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं। और मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि तत्काल वो हर एक बात का जवाब नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। लेकिन तब भी ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम लोग लगता है कि बिना तैयारी के आज यहाँ खड़े हैं। और जो कुछ भी हमने पिछले 5-10 सालों में किया है, वो सब समाप्त हो गया, वो सब नष्ट हो गया। बहुत अत्यंत दुख का विषय है। और उसी के साथ साथ जो आज त्रासदी का सामना देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो है। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि जो आज का तालिबान है, क्योंकि 20 साल पहले हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से क्रूरता वो करता था, कत्लेआम मचाता था, आज के तालिबान से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि बातचीत करनी चाहिए। इस पर निर्णय सरकार को करना होगा। सरकार ने जाकर और दोहा में बातचीत करने का प्रयास किया था जी। और शायद उनको सही प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, रिस्पांस नहीं मिली। लेकिन अब सरकार अगर बताएं कि आखिर दूरी कितनी है, कैसी है, और बात करने में कोई हमारे लिए कोई त्रुटि या हमारे लिए कोई बेबसी ना लोग समझ बैठे, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के करने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि जो सरकार कह रही है उससे ज़्यादा और हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य है और जो भी
अभी हाल का इतिहास है, पिछले 1-2 वर्षों का या कुछ माह का इतिहास है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन अब जो होगा सो होगा, उसको साथ झेलना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अगर साथ झेलना है तो हमको एक साथ तो आना होगा ना, आना होगा। ये नहीं हो सकता कि इस देश में कुछ लोग तालिबान कहेंगे कि तालिबान अब ठीक हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि तालिबान कभी ठीक नहीं हो सकते। हमको एक सामूहिक राय बनानी होगी इस पर। बिल्कुल, लेकिन भारत में ही सर बहुत से ऐसे देश है जो कि तालिबान को गुड तालिबान कहते हुए भी नजर आते हैं। तो गुड तालिबान बैड तालिबान पर आपका तर्क क्या है? आपको लगता है कि तालिबान भी अच्छा हो सकता है? देखिए, अच्छा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कहते हैं गुड तालिबान, उनका क्या अनुभव है? उनका क्या अनुभव है? वो जाके काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर कह सकते हैं कि गुड तालिबान है? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो आज जो भी अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, हाँ ये ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये कहा कि हम द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने कहा है। लेकिन जिसके गले पर छुरी है, या जो इस समय दबाव में है, या आज जो सहमा हुआ है और जो आज भयभीत है, उसकी भावना हमको समझनी पड़ेगी ना। हम यहाँ दिल्ली में बैठकर ये कहें कि गुड तालिबान है, उसके कुछ संकेत दिख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक बहुत समझदारी की बात होगी। जी सर, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उसकी हरकतों से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान का जो गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है, आपको लगता है कि इससे भारत को खतरा है? देखिए, जो भी हमारे साथ नहीं है, या जो भी हमारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखता है, और जिसका भी अनुभव हम लोगों का बहुत बहुत कष्टपूर्ण अनुभव रहा है, उसका अगर कहीं से भी उसकी ताकत या उसकी शक्ति बढ़ती है तो वो हमारे लिए कोई अच्छा विषय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने ये कहा कि अभी तो हर चीज़ समझ लेना और कह देना ये संभव नहीं है। रूस से हमारी बात हुई तो क्या निकला? चीन से हमने अब बात करने की स्थिति छोड़ी है कि अभी भी चीन से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम ईरान से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हम तुर्की से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने तो अपने आप को ऐसा बांध दिया है कि हम कहीं के रह ही नहीं गए। और हमारा इतना बड़ा योगदान था अफगानिस्तान में, और हमारा इतना बड़ा लंबा संबंध था अफगानिस्तान के साथ, और आज हम सुरक्षा परिषद में आज अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। और ये सब होने के बाद कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा, कोई हमें पुकार नहीं रहा, कोई हमारे पास आ नहीं रहा। तो ये सब जब समझ में आएगा तभी और कुछ कह पाएंगे। सर, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया है कश्मीर को लेकर कि तालिबान लड़कर कश्मीर उन्हें दिलाएगा। तो ये इमरान खान जो लगातार कश्मीर पर पैठ बनाते हुए नजर आते हैं, जो लगातार बयानबाजी देते हैं, ये किस तरीके का ख्याली पुलाव है? देखिए, उनके पास है क्या और? अब मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अपने देश में अगर हम उस राजनीति को अपनाएंगे, जिस राजनीति में हम विकास की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोगों को समान अवसर देने की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे, अगर ऐसी राजनीति को हम यहाँ पर सराहना देंगे और या ऐसी राजनीति को समर्थन देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारे जो संविधान में दिए हुए बड़े स्पष्ट रास्ते हैं कि हमें इस देश को कैसे चलाना है, हम उसको मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये हमारा गर्व है इस बात का, और हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ जिनके पास ना ऐसी सोच है, ना जिनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ना जिनके पास ऐसा इतिहास है, ना ही जिनके पास कोई काम है ऐसा जो वो अपने लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। तो वो यही कहते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी और के घर में कोई ना कोई चीज़ बताते रहेंगे कि ये खराब है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है, वो बुरी है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये मजबूरी भी हो जाती है इमरान खान के लिए कश्मीर का राग लगातार अलापते रहें। लेकिन सर, जिस तरीके से कल काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके हुए, एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुश्किल है कहना, हम लोग बहुत दूर हैं, मुश्किल है कहना। और उसमें भी ये हम ना भूलें कि वहाँ तो एक सिविल वॉर की स्थिति है। कौन तालिबान के साथ है, कौन तालिबान का कौन सा पक्ष कुछ चाहता है, कोई और पक्ष क्या चाहता है,
कौन कैसे बटा हुआ है, कौन वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, कहाँ हक्कानी है, कहाँ पर दूसरे गुट के लोग हैं। तो ये तो बात जब थोड़ा समय निकल जाएगा और हम तक ये सूचनाएं पूरी पहुंच पाएंगी, तब हम इस पर कोई समीक्षा कर सकते हैं। आज तो ये समीक्षा करना संभव नहीं है। सिर्फ आज यही कहा जा सकता है कि जो भी हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। लेकिन सर, लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि तालिबान और ISIS एक हो चुका है और इन दोनों का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान में है। तो ऐसे में ये बड़ी साजिश हो सकती है अफगानिस्तान में वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए, वहां पर डर पैदा करने के लिए कि देखिए अगर आप अफगानिस्तान छोड़ेंगे तो इसी तरीके से धमाके होंगे, इसी तरीके से कत्लेआम होगा। ये बात तो सही है, ये बात सही है और इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमारा कितना विश्वास था अमेरिका पर? क्या अमेरिका 2 मिनट रुककर हमसे बात भी नहीं कर सकते थे? जाने से पहले हमें समझा नहीं सकते थे? हमें बता नहीं सकते थे क्या व्यवस्था बना के जा रहे हैं? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जिसको दोस्त मानते हैं, जिसका हमने साथ दिया है, जिसको हमने सामरिक समझौते जिससे किए हैं, जिसके साथ हम चलना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो हमारा जोड़ है दोनों का, उसके बाद हमको ये दिन देखना पड़ा है। हमें कुछ नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। अमेरिका से तो ये संदेश मिलता रहा कि नहीं, तालिबान नहीं टेक ओवर कर पाएंगे। 1 हफ्ते पहले तक वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। अब आज क्या है? आज राष्ट्रपति क्या कह पाएंगे बेचारे? आज क्या कर पाएंगे बेचारे? लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि हम कोई समाज सुधार के लिए नहीं गए थे, हम तो आतंकवाद से लड़ने के लिए गए थे। तो आतंकवाद तो आज आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आज वो गरीब लोग जो काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आज आतंकवाद का शिकार वो हो रहे हैं और पहले आतंकवाद का शिकार अमेरिका हुआ था। हम तो रोज़ आतंकवाद के शिकार होते हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे अनुभव को पहचानना चाहिए था, हमसे कुछ बात तो होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी कि जितनी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर जो पहले सरकार थी उसकी थी, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की हो जाती है, क्योंकि लगातार इनपुट्स भी वहां के इंटेलिजेंस को मिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से फेलियर यहाँ पर नजर आया। तो ऐसे में जवाबदेही अगर किसी की तय होती है तो उस कड़ी में सबसे पहले अमेरिका ही होगा। यकीनन अमेरिका होगा। हमारी तो जवाबदेही नहीं हो सकती, हम तो वहां नहीं थे फौज लिए हुए। बिल्कुल, तो जवाबदेही तो उन्हीं की होगी। लेकिन तब भी जब ऐसी बड़ी घटना घटती है तो कोई अपने कपड़े झाड़कर अलग नहीं हो सकता। हम सबको जवाब देना होगा। हमको अपनी आत्मा को जवाब देना होगा कि जो हुआ है, क्या इसमें हम कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे? क्या हमको इसके बारे में कोई वार्निंग पहले से देनी चाहिए थी? क्या हमें नहीं मालूम था कि ऐसा होगा? इन सब पर कम से कम हमको अब तो विचार कर लेना चाहिए। सर, आपको लगता है कि इस धमाके के बाद भारत का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार जारी है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो पहल की जा रही है, विमान वहां पर पहुंच रहे हैं, उस पर अब धक्का लग सकता है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि वो अलग थलग नहीं होना चाहेंगे। जो लोग भी आज वहाँ पर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया से अलग थलग नहीं हो पाएंगे। थोड़ा कष्ट अवश्य होगा, कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास और इस कठिनाई से कैसे पार पाएंगे अफगानिस्तान के लोग, बाकी कंट्रीज, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी की जिम्मेदारी वहां पर तय होती है तो वो सबसे पहले अमेरिका की तय होनी चाहिए। और इस वक्त उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं। बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर
ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए नहीं, और एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही थी? जब हमने कॉल आई थी तो हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुके, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं, और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है, और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे बच्चा को पॉजिटिव पाया जाता है, तो व्हाट इज योर रिस्पांस इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड एंड लाइफ इज सेफ? नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है, उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर, जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में, जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगी। बनाने की स्कूल को भी इजाजत होगी कि 50% बुलाना चाहता है या फिर फुल स्ट्रेंथ बुलाना चाहता है, किस तरीके? कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकें और उसमें डिसीजन। सर, क्या स्कूल में वैक्सीन लगेगी क्या? नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ किस तरह से चलेंगे? मतलब टीचर्स का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। सर, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कहा जा रहा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑनलाइन क्लासेस की वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज द टाइम वी हैव टू पुश द बटन। एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है, और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज्यादा है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। सर, जैसे 9 से 12 तक की स्कूल खुल जाए तो अगर एक क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो उनको डिवाइड करके किया जाएगा? वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा। थैंक यू सो मच। तो स्कूल खुलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। हजारों लोगों की राय ली गई थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि स्कूल खोले जाए। 70% से ज्यादा लोगों की राय यही थी कि स्कूल खोल देने चाहिए। हालांकि आगे किस तरीके से बाकी क्लासेस के स्कूल खोले जाए वो तभी तय किया जाएगा जब हाल ही फिलहाल 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलने के बाद जो बिहेवियर रहेगा, जो प्रोटोकॉल रहेगा, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद फिर बाकी क्लासेस के स्कूल्स भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स है, स्टाफ है, उन्हें 98% यानी कि 98% तक पहली डोज लग चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स के ज्यादातर स्टाफ को पहली डोज लग गई है और प्राथमिकता यही है कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरी डोज भी दे दी जाए वैक्सीन की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को हम फोर्स नहीं करेंगे स्कूल में आने के लिए, पेरेंट्स की अनुमति ली जाएगी। पेरेंट्स अगर सहमत होंगे तो ही हम बच्चों को स्कूल में आने के लिए कहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आने वाले दिनों में और भी विचार मंथन होना है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस होगी, हमारी तरफ से भी गाइडलाइंस होगी और स्कूल के स्टाफ और वहां के तमाम लोगों की राय ली जाएगी। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोटोकॉल्स क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ नियम रखे जाते हैं जिसके तहत बच्चे सुरक्षित रहे स्कूल में?
जी, साफ तौर पर अभी भी जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल हम खोल रहे हैं क्योंकि लोगों का ये कंसर्न था कि अब मामले कम आ रहे हैं तो स्कूल खोल देने चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अगर आप स्कूल अपने बच्चे को नहीं भी भेजना चाहते हैं तो आपके बच्चे को एब्सेंट नहीं दिखाया जाएगा स्कूल में, और ऑफलाइन क्लासेस जिस तरह से पहले चल रही थी वैसे भी क्लासेस चलाई जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए तो। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल आएंगे उन बच्चों को तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयारी की जाएगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा, और सबसे खास बात जो उन्होंने ये कही कि जो टीचर है बाकी पूरा स्टाफ है स्कूल का वो वैक्सीनेटेड होगा। उनका ये कहना है कि सरकारी स्कूलों में 98% स्टाफ ऐसा है जो वैक्सीनेटेड हो चुका है, जिनको लगभग पहली डोज जो है लग चुकी है और दूसरी डोज लगने की कगार पर है। तो पूरा स्टाफ तो वैक्सीनेटेड होगा ही, लेकिन जो छात्र जो स्कूल आएंगे, बच्चे जो स्कूल आएंगे, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब जरूरी होगा, और एक कंसर्न लेटर वो लेकर आएंगे जिसमें सहमति होगी पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं। यानी कि बच्चे अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं जब तक उनके पेरेंट्स एक लेटर उनके साथ न दें जिसमें सहमति पत्र जिसे कहा जाएगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार है। तो फिलहाल 9वीं से 12वीं के लिए पूरी तैयारी कर दी है सरकार ने, ये कहा है, और अब 1 सितंबर से जो है वो स्कूल खोल दिए जाएंगे। जी दीपक, बच्चों की स्ट्रेंथ को लेकर कोई बात कही गई है कि एक क्लास में कितनी संख्या में बच्चे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? ये सवाल शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से हमने पूछा था, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि तैयारी कुछ इस तरीके की हमने की है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, जितने बच्चे जिस क्लास में पढ़ते थे उससे उतने ही बच्चे पढ़ेंगे। हालांकि अगर संख्या ज्यादा हो जाती है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर हम उन्हें बैठाते हैं तो उसके लिए अलग से तैयारी की जाएगी, अलग से क्लासरूम में उनको बैठाया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही लोगों को बैठाया जाएगा। यानी कि जिस क्लास में अभी अगर 40 बच्चे बैठते थे तो वहां पर संख्या 20 की हो जाएगी और बाकी 20 बच्चों को दूसरी क्लास में बैठाया जाएगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि अब से 20 ही बच्चे स्कूल आए। बिल्कुल दबाव नहीं होगा, फोर्स किसी भी बच्चे को किसी भी पेरेंट्स पर नहीं किया जाएगा। अगर पेरेंट्स सहमत होंगे तो उनके बच्चे स्कूल आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पे चलती रहेगी। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है, उनके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी, और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। तो सभी कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, स्कूल्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रियंका कांडपाल का हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए फैसला तो ले लिया गया है कि बच्चे, युवा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एनवायरनमेंट सुरक्षित हो। जी बिल्कुल, मेरे साथ परिवार है जिसमें माँ है, बेटी है, और दोनों के विचार इस मामले में अलग नज़र आ रहे हैं। तो पहले तो मैं बच्ची का विचार जान लूँ। स्कूल्स खुल रहे हैं, अब 10th में आप हैं, तो पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? मैं काफ़ी खुश हूँ कि स्कूल फाइनली खुल रहे हैं। हम 2 साल से मैं अपने किसी दोस्त से नहीं मिली, और ऑनलाइन में मुझसे पढ़ाई भी सही से नहीं होती, तो ऑफलाइन में मेरे को लग रहा है कि मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से होगी और मैं दोस्तों से भी मिल पाऊँगी। मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। लेकिन आपके कंसर्न्स हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात की खुशी है कि चलो बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चों का रूटीन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है और बच्चे ढंग से ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ढंग से चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं। बट एक कंसर्न हम एज अ पेरेंट्स मेरा जो है वो ये है कि बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो इस चीज़ को लेकर ज़रूर चिंता में हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी दूसरी स्टेट्स के अंदर जैसे केरला में डेली के 30 से 35 हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो दिल्ली में भी आ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 3rd वेव्स की बात कही जा रही है, तो अगर वैक्सीनेशन अभी हमारी ही पूरी नहीं हुई है, बच्चों को तो अभी एक भी डोज नहीं लगा। अच्छा, तो ये जो बात कही जा रही है कि अगर बच्चे स्कूल ना आना चाहें तो वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये फैसला थोड़ा राहत वाला है कि एब्सेंट नहीं लगेगी? ये बिल्कुल राहत वाला है, क्योंकि अगर बाउंडेशन होती तो हम शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान होते। अब देखते हैं अगर कैसा रिजल्ट रहता है, बच्चे जाते हैं कितना। आप क्या प्रेफर करोगे जब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि आप घर में भी बैठकर पढ़ सकते हो और आप स्कूल भी जा सकते हो, तो आपको क्या ज़्यादा बेटर लगेगा? मैं ऑफलाइन प्रेफर करूँगी। थोड़ी है प्रॉब्लम्स की, जैसे कि हमें
वो कोविड हो सकता है, बट स्टिल वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा होगी। यहाँ पे मेरे को लगता नहीं सही से हो रही है ऑफलाइन में। तो मुझे लगता है कमोवेश यही तमाम परिवारों का रिएक्शन है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से वो कह रहे हैं कि चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन ऑफलाइन मोड ऑफलाइन ही होता है, जब आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। और माँ बाप का कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, जहाँ वो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको एक सवाल कीजिएगा, क्योंकि साफ मनीष सिसोदिया ने कहा है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर पेरेंट्स की सहमति होगी तो ही बच्चे आए स्कूल अपनी क्लास ले, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेगी। तो ऐसे में क्या इनकी राय है, ये बच्चे को जाने देंगे या फिर घर पे बैठकर एक बार फिर से ही बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा गया है कि कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, अगर पेरेंट्स चाहें तभी बच्चों को स्कूल भेजें, तो आप इंडिविजुअली क्या चाहेंगी? देखो, एज अ पेरेंट अभी फ़िलहाल तो मैं भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, अगर वैक्सीन्स लग जाती है और अगर बच्चे रूटीन में आएंगे, स्कूल्स खुल जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं कि 15-20 दिन में क्या रिएक्शन रहेगा, उसके बाद ही शायद मैं एग्री कर पाऊंगी कि बच्चे स्कूल जाएं। अच्छा, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि बच्चों के वैक्सीन की बात भी सामने आ रही है, तो ये साफ तौर पर कह रही हैं कि 15-20 दिन तो नहीं जाने देंगी, पहले रिएक्शन देखेंगी, बाकी क्या किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, क्या बच्चे वहाँ पर सेफ हैं, क्या प्रोटोकॉल्स वहाँ पर अपनाए जाते हैं, उन सबको देखने के बाद एज अ फैमिली ये डिसाइड करेंगे कि बच्चों को अभी स्कूल भेजना है या अभी ऑनलाइन ही पढ़ाना है। बिल्कुल प्रियंका, और एक चीज और इनसे जानिए, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की भी हो जाती है कि अगर वो सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो ये प्रक्रिया फिर है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी स्कूल्स भी खुलेंगे, बाकी क्लासेस के बच्चे भी पहुंच पाएंगे, तो ये बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की बन जाती है इस बार। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपसे भी ये समझना चाहेंगे, अब आपको ये बातें तो क्लियर है कि आप स्कूल जाएंगे तो सारे कोविड प्रोटोकॉल के नियम पालन करना पड़ेंगे, दोस्तों से भी मिलेंगे, डिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? हाँ, जैसे कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी हुए थे लास्ट ईयर, तो मेरा ऑफलाइन ही एग्ज़ाम्स हुए थे, तो मेरे को पता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करने हैं, हमें डिस्टेंस बनाना है, मास्क पहनना है, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। और जैसे कि मैं 10th में हूँ, तो मैं छोटी तो हूँ नहीं, तो मेरे को पता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करना है, लाइक मेरे एज के बच्चों को पता है कैसे करने चाहिए। आप कन्विंस्ड हैं इस जवाब से? नहीं, मैं इसलिए कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि एग्ज़ाम एक डिफरेंट चीज़ है और रेगुलर पढ़ाई एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों ने प्रोटोकॉल जरूर फॉलो किया होगा, बट जब रेगुलर में वो आएंगे तो खेलेंगे भी, और बच्चे अपना ध्यान अगर खुद रख सकते तो फिर वो बच्चे नहीं होते। ठीक है, एक और मुझे फैमिली यहाँ पर दिख रही है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। पहले तो मैं आपसे बात करूँगी, ये बताइए कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि 9 to 12 खोले जा रहे हैं, और उसमें भी पेरेंट्स को ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो भेजें, वरना आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो क्या रिएक्शन है आपका, स्कूल खुल जाने चाहिए? मेरा रिएक्शन यही है कि स्कूल खुलने ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, बच्चे घर में स्टडीज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये भी रीज़न है कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ को भी मिस कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे गेम्स पीरियड एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे वहाँ करते हैं। जी, तो अभी खैर इनका बच्चा तो छोटा लग रहा है क्योंकि अभी 9 से ऊपर की क्लासेस हैं, पर पेरेंट्स का कहना है कि ज़रूरी है, लेकिन अपने बच्चे की सुरक्षा देखने के बाद सहमत तो हर कोई नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पेरेंट्स की यही है कि बच्चे सुरक्षित रहे, और ऐसे में जो तमाम प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से तय किए गए हैं उसे स्टाफ, वहां के मेंबर्स अच्छी तरीके से पालन करवाए बच्चों से। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राजस्थान का थार रेगिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। पानी की भारी कमी और पर्यावरण की मौजूदा स्थिति के बावजूद ये रेगिस्तान बेहद विशाल सभ्यता के इतिहास का गवाह है और पानी इसका अभिन्न अंग रहा है। ये रेगिस्तान शायद जल संरक्षण का सबसे अनूठा उदाहरण माना जा सकता है, और यही हमें पानी के साथ हमारे रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए प्रेरित करता है। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। I am Neeraj and I run this business called Heritage Water Walks. I conduct water-based cultural tours at Nahargarh Fort, Amer Palace and Ramgarh Dam. It is basically the whole tour that I have designed is about showcasing the culture of water in Rajasthan, or rather you can say that the culture or the traditions of Rajasthan have been deeply influenced by water or lack thereof it. There are 25 deserts in the world, but this is the only desert, Thar, which is living desert. People have been living inside the desert for thousands of years. And how did they do it?
We shift colonies, places and sell our houses if the moment the water level security goes down. But these people have been living over here and I am part of it. Our food, our traditions, belief, art, culture, architecture, history, everything has water in it. I think over a period of time we have realized the value of heritage and increasingly we are becoming more conscious about it. People are identifying these heritage resources which are spread across the country. We have millions of these pieces around our cities and towns and villages. The tank behind me is Rang De Basanti Baoli because Amir Khan shot his movie over here and that's why it has become famous. The water is secured from the forest outside and it's stored in this tank. The purpose of this tank was to provide water for the army standing in the fort. Our ancestors made this place livable, a completely desert, vanished place, beautiful and culturally rich. So what I think coming from Rajasthan is that, the scarcity is more in my mind than in the physical. And you can change that scarcity into abundance if you apply your head to it. Swachhata